डोनाल्ड ट्रंप वो पोजीशन छोड़ने वाले हैं। वो बोलते हैं मुझे सुप्रीम कमांडर नहीं रहना। नेटो में अमेरिका अपनी लीडरशिप छोड़ रहा है। ईयू को समझ में आ गया कि उनके पास ऑपरेशनल सॉवरेनिटी नहीं है। मतलब वो जब चाहे यूज़ कर सकते हैं F-35, ऐसी उनके पास टोटल फ्रीडम नहीं है। हर चीज़ के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। साउथ कोरिया जो F-35 प्लेन्स ऑपरेट करता है, कोड एवरीडे आते हैं अमेरिका से। कोड डालने के बाद ही यूरोपियन यूनियन अपनी ऑपरेशनल सॉवरेनिटी के लिए अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। उनको पहले से ही मालूम था कि अमेरिका अपनी दादागिरी कभी भी कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की, जिसको अमेरिका डेवलप कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, फाइनेंशियल कंसर्न्स की वजह से अब उस प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जो अमेरिका का प्रोग्राम था, जिसमें वो फाइटर जेट 6th जनरेशन डेवलप कर रहे थे, अब सारे चैलेंजेस को देखते हुए वो यूरो जापानीज ग्लोबल एयर कॉम्बैट एयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है 6th जनरेशन फाइटर जेट की। जो प्रोग्राम चल रहा था उसके हवाले से इस पे बहुत चर्चा होती रहती है। हालांकि अभी तो हमारे पास 5th जनरेशन भी नहीं है, लेकिन 6th जनरेशन चाइना का क्लेम है कि चाइना डेवलप कर चुका है और अमेरिका डेवलप कर रहा था। अब ये डेवलपमेंट कितना बड़ा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस सब को समझने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। बहुत-बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम जिसको अमेरिका डेवलप कर रहा था, अब कई सारे चैलेंजेस की वजह से, जिसमें फाइनेंशियल कंसर्न भी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक रीज़न बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यूरो जापानीज़ प्रोग्राम वो जॉइन करने वाला है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका जो नेटो को लीड करता था और अमेरिकन प्रेसिडेंट used to be the supreme commander of हुँ, NATO armed forces। कल ही खबर आई है कि हुँ, डोनाल्ड ट्रंप वो पोजीशन छोड़ने वाले हैं। वो बोलते हैं मुझे सुप्रीम कमांडर नहीं रहना। तो कहीं न कहीं एक तरह से नेटो में अमेरिका अपनी लीडरशिप छोड़ रहा है और वो जी, चाहता है कि कोई और फुलफिल करे। क्योंकि आपको मालूम है फ्रांस और ये यूके दोनों चाहते हैं कि यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। और कहीं न कहीं ये एक रीज़न है कि अभी जो फॉर्मली डाइवोर्स हो रहा है नेटो के और यूएस का फॉर्मली डाइवोर्स हो रहा है नेटो के साथ। और उसके बाद आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में कि जर्मनी ने जो F-35 जेट्स ऑर्डर दिए हैं या F-35 जेट्स ऑलरेडी इन सर्विस है जर्मनी के पास, क्या वो यूज़ कर पाएगा विदाउट अमेरिकन सपोर्ट? किल स्विच की बात की गई थी, आपको याद होगा। तो इसमें ये होता है कि जो विदाउट अमेरिकन सपोर्ट आप F-35 यूज़ नहीं कर पाओगे। अब एक यूनिट ऑफ F-35 इज़ $80 मिलियन। कोई वो बेसिक चीज़ है, उसके बाद और भी खर्चे होते हैं, आपको राडार, ग्राउंड स्टेशन, एवैक्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब टोटल इकोसिस्टम चाहिए रहता है रन करने के लिए। हुँ, तो एक तरह से ईयू को समझ में आ गया कि उनके पास ऑपरेशनल सॉवरेनिटी नहीं है। मतलब वो जब चाहे यूज़ कर सकते हैं F-35, ऐसी उनके पास टोटल फ्रीडम नहीं है। हर चीज़ के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ तक मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि साउथ कोरिया जो F-35 प्लेन्स ऑपरेट करता है, कोड एवरीडे आते हैं अमेरिका से। कोड डालने के बाद ही वो चलता है। आपको मालूम है जब 2019 में जब इंडो पाकिस्तान के बीच में एक तरह से टेंशन्स एस्केलेट हो गया था, उस समय भी बात आई थी कि अमेरिका के पास किल स्विच है जिसके कारण उसने अलाउ नहीं किया कि F-16 प्लेन भारत के अगेंस्ट यूज़ कर सकें। तो कहीं न कहीं अब लग रहा है ईयू को कि उनको ऑपरेशनल सॉवरेनिटी नहीं है। हुँ, तो पोलैंड ने अपना F-35 का जो ऑर्डर है वो कैंसल कर रहे हैं। जर्मनी फर्दर प्लेन लेने की बात जो सोच रहे थे वो नहीं ले रहे हैं। और और भी ऑर्डर्स कैंसल हो रहे हैं F-35 के। लॉकहीड मार्टिन की जो कंपनी है। इसी बीच
आपको मालूम है जैसे आपने बताया जीकैप प्रोग्राम है, ये रन किया जा रहा है बिटवीन इटली, यूके एंड जापान। इटली की लिनाडो इंडस्ट्रीज है, यूके की बीएई सिस्टम्स है और जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज है। ये लोग आपस में ऑलरेडी 2022 से इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और 2024 में भी G24 समिट में तीनों लीडर मिले थे। मेलानी फिर बाद में कीर स्टारमर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर प्रोग्रेस की रिपोर्ट उन्होंने देखी तो उन्होंने लगा कि प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। इसी बीच आपको ये भी मालूम है कि चाइना ने अपना लास्ट ईयर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो मॉडल है, ज़ुहाई एयर शो पे प्रदर्शित किया था, ठीक है? और अभी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले उन्होंने वापस अपना वो जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो क्लिप है, वीडियो क्लिप उसकी डिज़ाइन उड़ते हुए उन्होंने मीडिया के सामने रखा था। उसको J-20 और J-36 बताया था। तो कहीं न कहीं अमेरिका को लग रहा है कि अब वो ये जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोपोज़िशन मतलब डेवलपमेंट ये सब और इसकी जो इकोसिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, कि कहीं पे एक पार्ट बनते हैं, कहीं पे दूसरा पार्ट बनता है। जैसे F-35 भी आप देखेंगे, उसके पार्ट पूरे अमेरिका में नहीं बनते हैं। एक सिस्टम इधर बनेगा, एक सिस्टम उधर बनेगा, एवियोनिक्स इधर बनेगा, रेडार किसी का यूज़ किया जाएगा। तो एक इकोसिस्टम बनता है, सप्लाई चेन होता है। अब यूरोपियन यूनियन अपनी ऑपरेशनल सॉवरेनिटी के लिए अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। उनको पहले से ही मालूम था कि अमेरिका अपनी दादागिरी कभी भी कर सकता है। तो 2022 या 20 में उन्होंने प्लान कर लिया था। अमेरिका ने भी अपना नेक्स्ट जनरेशन एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए NG-80 प्रोग्राम बनाया था। उसको लास्ट ईयर बंद कर दिया था, बोला था कि पैसे नहीं है, इसके लिए हम बंद कर रहे हैं। बट बात वो नहीं है। पैसा अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो डॉलर क्रिएट करना है। दे डोंट नीड टू अर्न द थिंग्स, ठीक है? उनको तो डॉलर क्रिएट करके अपना मार्केट में छाप के डालने का है। एक्चुअली क्या है, अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो यूरोपियन नेशंस है और जापान जो उसका एलाई है, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बना सके डिफेंस सिस्टम। क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं, वो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अंदर हमेशा अमेरिका वाज़ हैविंग द लीड। चाइना ने अपना बना लिया अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अमेरिका अभी इसको एक तरह से उसने एक बार होल्ड पे रखा है और वो चाहता है कि वो इस प्रोग्राम में जुड़ जाए, GCAP प्रोग्राम में। GCAP प्रोग्राम में जुड़ने के बाद वो वो वहाँ पे भी अपनी दादागिरी करेगा। वो नहीं चाहेगा कि ये 3 कंट्री ऑपरेशनल उनको सॉवरेनिटी आ जाए। और अकबर जी आपको एक जान के हैरानी होगी, जिस प्रोग्राम के लिए अमेरिका जॉइन होना चाहता है और यूरोप उनको रखना नहीं चाहता, उसी प्रोग्राम के लिए ईयू ने भारत को इनवाइट किया। यूके के जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, लास्ट ईयर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बोला था कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जॉइन कर लीजिए, हम आपको इसकी पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, आप चाहे तो लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं कंपोनेंट्स का, आप अपना जो वेपन सिस्टम्स है, इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम आपको आईपी राइट्स भी दे देंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत ने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आज भारत को मालूम है कि यूके बात एक करते हैं, ये लोग हॉनर नहीं करते अपने जो भी ये लोग आपने देखा है कि वेस्टर्न नेशंस जनरली ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। अमेरिका का भी हमने देख लिया है, क्या हुआ था कि जब उन्होंने जी इंजिन्स नहीं दे रहे हमको, अभी देना चालू किया है, ठीक है? बहुत बोलने के बाद ये सब मीडिया में ह्यू एंड क्राई होने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो शायद वो चालू किया है उन्होंने। तो और आपको मालूम है कि हमारा कावेरी इंजन में अभी भी एक तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर धीरे-धीरे हो रहे हैं और हमारे हमारे जो डिफेंस इकोसिस्टम में जो फाइटर जेट बनाने के लिए अभी प्राइवेट कंपनीज़ भी आ रही है, जैसे एल-एन-टी आ रहा है या टाटा एडवांस सिस्टम्स आ रहा है, टाटामेटिक्स आ रहे हैं। तो एक तरह से जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी एक तरह से तेजस जेट्स देना चालू कर रही है।
तो जो भारतीय एयरफोर्स की जो भारतीय एयर चीफ की जो कंप्लेंट थी, वो एक तरह से धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी कम होती जाएगी। तो हुँ, वो जो चक्रा एकदम ही बंद हो गया था, द व्हील व्हिच वाज़ क्लॉक्ड, वो अब धीरे-धीरे चलने लगे। अब इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है और अमेरिका इसी के लिए उस प्रोग्राम में जॉइन करना चाहता है ताकि सब लोग वापस उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहें और ये कंट्रीज़ नहीं चाहते कि ये अमेरिका को ले। तो इसके लिए ज़रूरी और ये जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा, इसमें जी, एआई कैपेबिलिटीज़ रहेगी। इसके अंदर वो बताते हैं कि ये पायलटलेस भी हो सकता है और इसके अंदर पायलटलेस एंड ये दोनों मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्ड एंड अनमैन्ड दोनों एक साथ हो सकता है। तो बहुत इंटरऑपरेटेबिलिटी होगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जी, उसके लिए जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इटली भी गए और वहाँ पे मुलाकात भी की। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट आ सकता है? जैसे कि आपने कहा कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस प्रोग्राम में आए और वो डोमिनेंस अपनी रखे। तो क्या डेवलपमेंट हम उस हवाले से देख सकते हैं कि अमेरिका ने तो अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेज दिया है। अब उधर से क्या जवाब आता है, क्या अमेरिका को इस प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे? देखिए, अभी रशिया और अ, अमेरिका के बीच में नया-नया दोस्ती हो रहा है, फ्लर्टिंग चालू हो गया दोनों के बीच में। कल ट्रम्प और पुतिन ने आपस में बात भी की है, ठीक है? आइस हॉकी एंड फिर वो बोलते हैं टेस्ला के साथ वो मार्स एक्सप्लोरेशन, वो सब बात में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, जो 19th सेंचुरी पावर्स है, जैसे इंग्लैंड और ब्रिटेन है, इंग्लैंड और फ्रांस है, वो चाहते हैं कि यूरोपियन सॉवरेनिटी बनी रहे। और उन्होंने आपने ध्यान है कि ईयू ने 800 बिलियन यूरोस का डिफेंस फंड प्रपोज़ किया है हुँ, और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ रहेंगे, ईयू के 27 कंट्रीज़ है, सबके पास टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखो तो ईयू की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है, अमेरिका की अगर 30 ट्रिलियन है, कंबाइंड ईयू की, ठीक है? तो ईयू चाहेगा कि एक तरह से वो अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाए, पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस भी कम करे। तो अब क्या होगा यूरोपियन जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, जो इस चीज़ में पीछे रह गई थी, वो अपनी एक टेक्नोलॉजीज़ को साथ में लेके आएँगी और वो यूरोपियन फ्रेमवर्क में काम करेंगी। अब नेटो के अंदर भी आपने देखा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प छोड़ना चाहते हैं। वो क्या है अमेरिका भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हुँ। जहाँ पे मलाई मिलती है वो वहाँ पे आ जाएगा, बोलेगा ठीक है मैं इधर हूँ। पर जहाँ पे पैसा खर्चा करने की बात आती है, तो अमेरिका ने अपने हाथ सब जगह से खींच रख लिए। नेटो में भी उन्होंने बोल दिया 5% आप अगर अपना डिफेंस बजट करते हो तो मेरी सर्विसेज़ है, नहीं तो आप भूल जाओ। अब यूरोपियन यूनियन ने सोचा है कि अगर 5% हमको बढ़ाना है, तो हम अपने वेपन सिस्टम बढ़ा दें। तो कहीं न कहीं ये जो बोलते हैं ना म्यूचुअली सेपरेशन और वो क्या है अभी जो मैरिज है, अब ये लिव इन में जाएगा या सेपरेट होंगे, क्या होगा हमको मालूम नहीं है। बट दोनों जने आपस में अपने मसल्स फ्लेक्स करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। तो इसके ऊपर अभी कंक्लूजन नहीं कर सकते। हाँ, of course, it will be too early to say anything or to come to the conclusion because अभी ये नया डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम छोड़कर अब जापानीज प्रोग्राम में इंटरेस्ट शो किया है। अब उसमें इटली, जापान और ये लोग शामिल हैं, वो अमेरिका को लेते हैं क्योंकि एक बात तो ये है कि अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक है। ऐसे में अमेरिका आता है तो पूरे प्रोग्राम पे डोमिनेंस वो रखेगा और जिस तरह से उसने पूरे डिफेंस सेक्टर में ग्लोबली एक डोमिनेंस बनाई हुई है, तो वो भी एक सामने इन लोगों के चैलेंज रहेगा कि क्या इसके परिणाम इनफैक्ट कहना चाहिए दुष्परिणाम हो सकते हैं। और जी, कुछ बोलना चाह अंबर रहे हैं जी अमरीश एक और एक अंबर जी एक और एक है कि सिर्फ ये एक प्रोग्राम नहीं चल रहा है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जी? यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम भी मिलके सेकंड प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने पहले से ही उन्होंने एंटीसिपेट कर लिया था कि अमेरिका का आगे जाके कोई भरोसा नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते।
जब उन्होंने अफ़गानिस्तान से उन्होंने दुम दबा के भागे थे। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आएँगे इसके ऊपर और जैसे-जैसे आते रहेंगे, वी विल बी अपडेटिंग एवरीवन। बिल्कुल और ये बड़ा प्रोग्राम है और हमारा तो अभी मतलब कई सारे प्रोग्राम्स हैं, एमका है, उसपे भी अपडेट्स आते रहते हैं, हम उसपे भी देख अपडेट कर रहे हैं। देख देख देखिए हमारे पास आज भले ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, पर हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है। हमने कल ही बताया था आपको मैंने कि कैसे अग्नि 5 को हमने एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप कर दिया है। बीच फ्लाइट में हम चाहें तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड है माक 6 की, ठीक है? और नहीं हाइपरसोनिक स्पीड है, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और उसके अंदर 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम डाल सकते हैं। तो आप एब्सोल्युटली। समझ लीजिए अगर चाइना की तरफ छोड़ते हैं और हमको शंघाई, ग्वांगझू, शेंज़ेन और बीजिंग पे मारना है, तो चारों पे हम कर सकते हैं और चाइना का डिफेंस सिस्टम आज सिर्फ़ एक वॉरहेड को न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। तो अब इसमें भारत को घबराने वाली बात नहीं है, पर यहाँ वी कैन नॉट सिट आइडल आल्सो। तो कहीं न कहीं अब हम यहाँ पे अब हमारा जो फाइटर जेट्स इकोसिस्टम हम खुद बनाएँगे और जल्दी मुझे लगता है कि कावेरी इंजन भारत में बन जाएगा और हमारा एमका प्रोग्राम एक बार हमारे पास इंजन आ जाता है, तो बाद में एवियोनिक्स है, मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है, रडार है, वो हमारे लोग बहुत ही जुगाड़ू के पास है क्योंकि सुकोई 30 जो हमने इनिशियली रशिया से लिया है, हमने उसका पूरा एवियोनिक्स ही बदल दिया है। हमने उसमें इज़रायली रेडार डाल दिए, हमारे वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट कर दिया है। अब रशिया को ऐसा लगता है कि वो सुकोई जो उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म में दिया है, भारत ने तो टोटली चेंज कर दिया उसको। क्योंकि भारत यूज़ कर रहा है फ्रेंच सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, रशियन सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, खुद का उसने अपना खुद का बना लिया है। तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्टाइज़ भारत की है देखिए अमर जी क्या होता है कि कोई भी चीज़ का एक एडवांटेज होता है। आज हमें लगता है कि उसका हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, बट उसका जो एक्सपीरियंस हमने जो गेन किया है तो आपने अभी देख लिया कि सुकोई 30 का जो भी बाकी कंट्रीज़ ने खरीदा है, उसके मेंटेनेंस के लिए वो भारत के पास आ रहे हैं। मलेशिया जैसा कंट्री बोलता है ठीक है आप रशिया हमारा मेंटेनेंस नहीं कर रहा फ्लीट का, आप करके दे दीजिए। तो कहीं न कहीं बेनिफिट पक्का है भारत को और आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे, नए-नए डेवलपमेंट्स होंगे और अच्छी खबरें ही आ रही है, देखा जाएगा। बस इतना ही बोलूँगा। बिल्कुल, अच्छी खबरें आ रही हैं और उन अच्छी खबरों को लेकर हम आते हैं दर्शकों के पास और उनको बताते हैं कि भारत के डिफेंस सेक्टर में जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नया डेवलपमेंट होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं और आप सब तक लेकर आते हैं क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और अच्छा कर भी रहा है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं, उसमें काफ़ी कुछ है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। और आगे इस दिशा में हम अच्छा करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स हम आम का भी सक्सेसफुल हमारा होगा और हम अपना फाइटर जेट भी बना लेंगे आगे 5th जनरेशन की जैसे बात चलती है तो अगर इंजन हो जाता है तो वो भी पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बस हम इंडियन बन गया तो बाकी काम तो हम कर ही लेंगे। आप सोच लीजिए हम तो एब्सोल्यूटली कैसे हमारे इंजीनियर्स हमारी जो डीआरडीओ है, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सब इंजीनियर्स मिलके दिन-रात मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो आप छोड़ दीजिए भारत के अंदर वो क्या बोलते हैं क्राइसिस के टाइम पे हम काम करते हैं, जब हम पीसफुल टाइम पे हम काम नहीं करते। तो ये चीज़ आप बस इंजन बन जाए हमारा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली मैंने भी कहा है कि इंजन एक बार हो जाए तो फिर तो सब चीज़ें बनाना आसान हो जाएँगी और उम्मीद करते हैं कि हम उस दिशा में भी जल्दी कोई डेवलपमेंट देखें। हमारे पास जो हमारा आमका का प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो और हम इंजन बना पाएँ और ऐसा कोई डेवलपमेंट अपडेट जल्दी आए और हम उस पे भी चर्चा करें। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।